नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आप लोग को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह यूपी बीएड स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्कॉलरशिप किसे मिलेगी, कौन सा आपका बैंक खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र में कितना मेंशन होना चाहिए आपके पिताजी की आय, और कौन कौन से महत्वपूर्ण आप लोग की डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। मेरे कहने के बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक नहीं करेंगे, तो उनका भगवान ही भला करे। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताते हैं। आपको पता है कि एप्लीकेशन जो इसका स्कॉलरशिप का है वह स्टार्ट हो चुका है 8/7/2022 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 7 नवंबर 2022 रखी गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि यह लास्ट डेट जो है वो आप लोग की बढ़ाई भी जाएगी, यानी एक्सटेंड आपकी यह लास्ट डेट की जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग की जो स्कॉलरशिप की डेट है वह भी बढ़ेगी। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्कॉलरशिप किसे मिलेगी, इसका मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें, कुछ क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया आपकी ये होती है कि आपको यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मूल निवासी हैं यूपी के, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, यानी यूजी या फिर आपने पीजी किया हो। इसके अलावा आप जो तीसरा यहाँ पर क्राइटेरिया दिया जाता है वह यह है कि आपके परिवार की आय जो है वह 1 लाख से कम होनी चाहिए। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार की जो आय है वह 1 लाख से आपकी कम होनी चाहिए। और चौथी यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखी गई है और वह यह है कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो। अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक और चीज़, कुछ क्राइटेरिया होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर यूजी और पीजी होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपने यूजी किया हुआ या फिर पीजी किया हुआ किसी में भी, तो आपके यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 60% होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर 55% होने चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आता है, तो ईडब्ल्यूएस के भी 60% होने चाहिए। और उसके बाद आपका एससी कैटेगरी आता है, तो एससी कैटेगरी के यहाँ पर और एसटी कैटेगरी, इन दोनों के ही यहाँ पर 50% होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके 50% बन रहे हैं तो फिर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 50%, 55% जिनका होगा उन्हीं को स्कॉलरशिप आएगा। अब यहाँ बताएंगे कि स्कॉलरशिप सबसे पहले किसको दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को पास जानना जरूरी है कि आप लोग फी पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले किसको जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको फी पेमेंट मतलब स्कॉलरशिप जाती है वह गवर्नमेंट कॉलेज को जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों को मिलती है। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नमेंट को फिर प्राइवेट को। गवर्नमेंट में आपका 2 होते हैं, एक आपका गवर्नमेंट और एक आपका एडेड होते हैं। तो गवर्नमेंट को जाएगी, फिर एडेड को, उसके बाद फिर प्राइवेट को जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कैटेगरी में बात करें कि अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो सभी को एक साथ जाती है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, कैटेगरी वाइज जाती है। तो प्राइवेट में अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एसटी कैटेगरी की स्कॉलरशिप जाएगी। इस बार जो नियम चेंज हुए हैं इसमें, इसके साथ साथ आपका उसके बाद एससी कैटेगरी की जाएगी, फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जाएगी यहाँ पर स्कॉलरशिप, और नेक्स्ट जो आपका आता है वह ओबीसी, और उसके बाद जो आएगा वह आपका कौन होगा, जनरल कैटेगरी के होंगे। यानी कि सबसे पहले एसटी कैटेगरी, फिर एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अगर यहाँ तक बजट सरकार के पास बचता है तो वह जनरल कैटेगरी को के स्टूडेंट जो होंगे उनको दिया जाएगा स्कॉलरशिप। और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप जो होता है वह पूरे फीस का 10% दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरे फीस का 10% दिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे कि 2022 से क्या हो रहा है, कुछ नियम चेंज किए जा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अब आप लोगों को क्या दिया जाएगा, यूनिक कोड दिया जाएगा। ठीक है, इस बार क्या होगा कि आपको यूनिक कोड दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं और उसके साथ किसी कोई और भी कोर्स इस बार से लागू हो गया, कोई और कोर्स कर रहे हैं तो दूसरे कोर्स में आप लोग स्कॉलरशिप न ले पाए, इसलिए यूनिक कोड इस बार आप लोग के लिए जारी किया जाएगा। अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वह केवल 5,000 पे आपकी आती है स्कॉलरशिप। ठीक है, 5,000 पे। लेकिन यहाँ पर आपका एक और चीज़ होता है, वह है आपका फी रिफंड।
तो फी रिफंड जितनी गवर्नमेंट की जितनी भी फी रहेगी, चाहे 8,000 हो या फिर 3,000 हो या फिर 2,000 हो, जितनी भी फी रहेगी वो आपको रिफंड होगी 5,000 के अलावा। ये आपकी गवर्नमेंट में बता रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेजों में भी क्या होता है कि जो आपका स्कॉलरशिप होता है वह कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, ठीक है। तो 5,000 से लेकर 10,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा आपको जो फी रिफंड होता है, ठीक है, जिसको फी रिफंड बोलते हैं, तो फी रिफंड आपका जितना भी रहेगा, जैसे 51,250 आप लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे पहली बार में फर्स्ट ईयर में, तो वह पूरा पूरा आपको आएगा। उसके अलावा 5 से 10,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप भी आएगा। तो फी पेमेंट आप लोग फी रिफंड भी आपका यहाँ पर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि फी रिफंड और स्कॉलरशिप अलग अलग होते हैं। तो स्कॉलरशिप आपका 5 से 10 आता है और फी रिफंड जितना आपने फी जमा किया होगा उनको भी आपको इसमें ऐड करके आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल फीस आपको नहीं दिया जाता है इसके साथ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग बैंक के बारे में कि किस बैंक में आपका खाता होना चाहिए। तो कोई भी बैंक हो, बस 2 बैंक आपके पास नहीं होना चाहिए। पहला जो बैंक वह आपका है कि जनधन अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए। अगर जनधन अकाउंट है तो उस पर हमसे प्रश्न मत पूछिएगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं कि जनधन अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपने 9 से लेकर 12 तक आपने पढ़ाई की होगी, उसमें आपका जीरो अकाउंट पर खुला होगा स्टूडेंट का, कॉलेज की तरफ से या फिर स्कूल की तरफ से जीरो अकाउंट का आपका खुला होगा खाता, तो वह खाता भी आपका नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल फ्रेश खाता होना चाहिए, आप जिसमें आप लोग का जो डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 50,000 से अधिक होना चाहिए, तो वह आपका खाता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका बैंक कौन सा होना चाहिए, तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बैंक किस जिले में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बार यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एड कॉलेज किसी अदर जिले में मिल जाता है। तो जिस भी जिले में आपका कॉलेज होगा, यानी मान लेते हैं कि आपका वाराणसी में आपका कॉलेज है, तो आपका जो अकाउंट होगा वह भी आपका वाराणसी में होना चाहिए, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट या फिर जिले में नहीं होना चाहिए। एक काम ये आप लोग कर सकते हैं, जैसे आप वाराणसी में आपको मिला है और आप यहाँ पे रहने वाले हैं गाजीपुर के, तो गाजीपुर का अगर आपका यहाँ पर अकाउंट है तो उसी अकाउंट को इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वह गाजीपुर का जो अकाउंट हो आपको ट्रांसफर करके वाराणसी किसी शाखा में उसको करवाना होगा, तो वह आपका अकाउंट चल जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आय प्रमाण पत्र हम किसका बनाएं, अपना बनाएं या फिर अपने पिताजी का। तो आय प्रमाण पत्र आपको सदैव अपने पिताजी का बनाना है, क्योंकि आप अभी भी अपने पिताजी पर ही निर्भर करते हैं। इन केस अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप अपनी माता जी का बना सकते हैं। अगर इन केस आपके माता पिता दोनों नहीं हैं तो फिर आप किसी अपने बड़े भाई का या फिर अपनी बड़ी दीदी का आप लोग बना सकते हैं आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आप लोग के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट उसके बारे में। देखिए होता क्या है कि इसमें जब हम डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बता रहे हैं तो पहला जो डॉक्यूमेंट हुआ है आपका कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स शीट, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनका यूजी में 50% से कम है लेकिन उनका पीजी में 50% ज़्यादा है, तो अपने पीजी की डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। पीजी की डॉक्यूमेंट को आप लगाएंगे तो अगर आपका यूजी में 50% नहीं है, 55% नहीं है, अगर पीजी में है तो वह डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे तो फिर आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह कितने का होना, सॉरी यहाँ पे कब का होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसकी वैधता जो है वो आपका 3 वर्ष का होता है और इसकी जो वैलिडिटी है वह आप यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, उसकी वैलिडिटी आपको जरूर चेक करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए वह आपका कोशिश करिए कि आप लोग का इनकम 48,000 का बने या फिर आप लोग का जो इनकम होगा वह आपका 60,000 का बने। अगर इतने के बीच में आपका बन रहा है तो स्कॉलरशिप आने की जो मतलब चांसेस होते हैं वह 100% रहते हैं आपके स्कॉलरशिप आने के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बता दिया आपको कि बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके नाम पर होना चाहिए, आपके माता पिता या फिर अन्य किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। ना ही आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए हैं तो वह ज्वाइंट अकाउंट भी आपका नहीं चलेगा, आपका एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आपका जो फी रिसिप्ट नंबर है, फी रिसिप्ट नंबर आपने जो भी आपने पहला जो आप लोगों ने जमा किया था 5,000 का एडवांस फीस और उसके बाद 46,500 रुपये जो आप लोगों ने जमा किया था उसका फी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी वो आपको कॉलेज जो होगा वो आपको क्या करेगा, इनरोलमेंट नंबर देगा, ठीक है। एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो होगा वो आपका कॉलेज वाले बताएगा कितना एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपका है। इसके बाद बात करते हैं कि आधार कार्ड नंबर।
आधार कार्ड नंबर आपको देना है और ये ध्यान रखिएगा कि आपका आधार जो है वह 2 चीज़ों से मैच खाता हो। पहला आपका मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, लगाएँगे मोबाइल नंबर, तो वह मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना कंपल्सरी है। दूसरा, आपका जो आधार है वह आपके क्लास 10th के जो भी मार्कशीट होगा, जो भी डिटेल उसमें रहेंगे, नाम, पता या फिर जो माता-पिता का नाम है, उससे पूरी तरह से मैच होना चाहिए। ये आवश्यक चीज़ है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, बस यही आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है? और उम्मीद करते हैं आपको स्कॉलरशिप से संबंधित एक-एक जानकारी आप लोग को मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग दूसरे यूट्यूब पर जा कर के कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि हाँ, कभी क्लासेस ने ये सब चीज़ें बताई हैं, क्या वो गलत हैं या फिर सही हैं, ठीक है? तो आपको वही आपको जवाब मिलेगा जो मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।